वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास में हम चर्चा करेंगे इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल से संबंधित प्रतिदिन 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब की इंपॉर्टेंट क्लास जो हर रोज आपको शाम 9 बजे आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में मिला करते हैं। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करते हैं। अब मंजिल के मुसाफिर हैं, निरंतर अपना सफर कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और खास अपने पर, खुद पर, भगवान पर विश्वास रखिए। किसी दूसरे की मानने को आपको जरूरत नहीं है। आपकी जो आत्मा, आपका जो मन कहता है आप वो कीजिए। और निरंतर, सबसे बड़ी बात है, कुछ भी कीजिए लेकिन आप निरंतर अध्ययन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल आपके जवाब की ये 155 नंबर क्लास। इससे पहले की क्लास देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल राजस्थान जीके टेस्ट, उसमें जाके देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसके शासन काल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? नाम सुना होगा आपने, मेवाड़ भील कोर, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। उस समय मेवाड़ के शासक थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह थे। ये सरदार सिंह 1828 से लेकर 1842 तक मेवाड़ के शासक। देखो, जब सरदार सिंह की बात होती है तो मेवाड़ के शासक भी सरदार सिंह थे। इनके समय मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ। एक बीकानेर के शासक भी सरदार सिंह थे, जो 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना राजस्थान से बाहर भी लेकर क्रांतिकारियों को खदेड़ा। और एक जोधपुर के भी सरदार सिंह थे, जिन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो 3 सरदार सिंह आपको याद रखने हैं। और ये सरदार सिंह और एक सरदार हरलाल सिंह भी थे, किशोरी देवी के पति, जिन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। ये बहुत सारी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधि थी। दूसरा प्रश्न, जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत यानी खिलजी वंश का शासक बना 1296 में। 1316 में इसकी मृत्यु हुई। अब इसके समकालीन बहुत सारे शासक थे। तो उस समय जालौर के शासक थे कान्हड़ देव। कौन थे? कान्हड़ देव, जो 1305 में गद्दी पर बैठते हैं और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का शिकार हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का साका होता है, कान्हड़ देव मारा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पेपर में, पिछले बीएसटीसी के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान? क्योंकि अजमेर की एक शाखा थी। 1194 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने यहाँ चौहान वंश की नींव डाली थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हमीर देव चौहान, जो अपने हट के लिए और अपनी आन बान शान, रणथंभौर दुर्ग की आन बान शान का प्रतीक हमीर देव थे। तो इसकी जानकारी हमीर महाकाव्य से मिलती है, जिसकी रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी। किसने? नयन चंद्र सूरी के द्वारा की जाती है। एक हमीर रासो है, जिसको जोधराज और सारंगधर ने लिखा था। हमीर हट है, उसको चंद्रशेखर ने लिखा था। राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंत की श्रेणियां थी? यानी अलग अलग प्रकार के सामंत थे, उनकी श्रेणियां थी, एक डावी और एक जीवनी। तो इनका संबंध जैसलमेर से था। कहां से? वल्ल प्रदेश, दुग्गल, जैसलमेर। बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन किस राज्य में हुआ? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। आमेर को 12 क्षेत्रों में बांट दिया था। 12 कोटड़ी जिसको कहते हैं, 12 जगहों में बांट दिया था। एक शासक आए थे, पृथ्वीराज कछुआ। उन्होंने, उसके पुत्र थे 12 पुत्रों के उत्तराधिकारी में कोई संघर्ष न हो, लड़ाई न हो, इसलिए 12 क्षेत्रों में बांट दिया, 12 टुकड़ों में बांट दिया, जिसको 12 कोटड़ी कहा जाता है। और अलग अलग नाम है, आज भी जयपुर में अलग अलग गेट बने हुए हैं, वो क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा राजस्थान में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? सारे जानते हो, रूठी रानी उमादे, जो भी जैसलमेर के राजा लूणकर्ण की पुत्री थी उमादे। और जोधपुर के राजा मालदेव से शादी हुई थी, लेकिन शादी की पहले ही रात रूठ जाती है और तारागढ़ दुर्ग में रहती है।
अपना अंतिम जीवन वो गुंदोज में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो वहां सती हो जाती है। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की दीनता कब स्वीकार की थी? अजमेर आमेर के राजा भारमल ने अकबर की दीनता कब स्वीकार की थी? इस क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ते हैं। तो ये 1562 में। और यहां से आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों की या अकबर की दीनता स्वीकार की थी? वो बारमल था, आमेर का शासक। कब? 1562 में इसने अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह सांबर में किया था और अपने पुत्र मान सिंह और अपने पुत्र भगवंत दास को इसकी सेवा में भेज दिया था। कहते हैं कि जब मान सिंह को भेजा गया था उस समय मान सिंह की आयु 12 वर्ष थी, क्योंकि मान सिंह का जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ। तो 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया और अकबर ने इसे फर्जंद और राजा की उपाधि दी थी। तो 1562 में भारमल ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध बनाए थे। हालांकि पहले वो 1557-59 में बातें चलती रही थी, लेकिन सही रूप से जब इसने वैवाहिक संबंध बनाए तब ये अधीनता एकदम पूर्ण रूप से स्वीकार करके और वैवाहिक संबंध बनाने वाला। तो ये भारमल, जिसको ब्यारीमल भी कहते हैं, प्रश्न आता है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? सब जानते हो कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत नायक कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान मोहनोत नैनसी ने कहा था। तो ये आपको याद रखना है। राव चंद्रसेन 1562 में गद्दी पर बैठते हैं और 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है सारण की पहाड़ी सोजत पाली में, जहां सचियाप में इनकी समाधि बनी हुई है। सन 1681 में नाडोल में किसने समय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था? ये फेमस पर्सन है, बहुत बार पेपर में आता है। बात है 1681 की, नाडोल पाली के अंदर है। खुद ने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया, वो था शाहजादा अकबर। ये शाहजादा अकबर औरंगजेब का पुत्र था। अकबर, ये वो अकबर नहीं है जो 1556 से 1605 में था, ये औरंगजेब का पुत्र था शहजादा अकबर, जिनके पुत्रों को दुर्गादास राठौड़ ने इस्लाम धर्म की शिक्षा दी थी। तो इसने क्या है कि दुर्गादास राठौड़ के बहकावे में आ गया था और इसने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर लिया। ये पॉइंट सीधा पूछा जाता है नाडोल में। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य के बारे में खूब चर्चा आपने सुनी होगी। कोटा राज्य का संस्थापक था माधो सिंह, राव माधो सिंह। बूंदी से अलग हुआ था कोटा। राज्य में पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का विस्तार कहाँ मिलता है? ये सबसे ज्यादा जैसलमेर और बाड़मेर। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे बालुका, सभी प्रकार के बालुका स्तूप पूछे तो जोधपुर में मिलते हैं। जैसलमेर व पोखरण के निकट बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जैसलमेर व पोखरण के निकट बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की जो पलाया झील, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सॉरी रन कहते हैं। पलाया जिलों को रन कहते हैं, खास करके जैसलमेर के क्षेत्रों में मिलती। लूणी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? लूणी नदी, आजकल लूणी नदी, माही नदी, चंबल नदी, इनके बेसिनों के बारे में पूछा जाता है। तो लूणी नदी के बेसिन को गोड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहकर और कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है, नाग पहाड़ी से निकलती है। थली क्षेत्र ये घग्गर वाला क्षेत्र है। मगरा क्षेत्र ये भीलवाड़ा अजमेर वाला क्षेत्र है। तोरावटी कांदली नदी के प्रवाह क्षेत्र को। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और इसके निकट कौन सा पठार है? सारे जानते हो, अगर इसके निकट कोई पठार है, इसके पास है, तो वो उड़िया का पठार होगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहां पे? सिरोही। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत कितना पाया जाता है? ये हमने पढ़ा है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में पाया जाता है। जो जो पश्चिमी राजस्थान है वो 61.11% भाग पे फैला हुआ है। लगभग 12 जिलों में ये मरुस्थल का प्रसार है। लेकिन ये कह रहा है उसके अंदर बालू रेत का प्रतिशत कितने प्रतिशत है? तो 90 से 95%। 90 से 95% बालू रेत का प्रतिशत। कहीं पत्थर भी है, लेकिन फिर भी वहां बालू है। जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? 1952 में। ये वही 1952 है जिसकी आगे जाके स्थापना होती है काजरी के रूप में 1959 में। पहले किस नाम से था? मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र। 1952 में स्थापित हुआ, लेकिन बाद में ये संस्था कौन सी बनी? काजरी बनी। इसकी स्थापना 1959
59 कोई। पूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? जो पूरी रेतीली मिट्टी होती है उसमें किस तत्व की अधिकता होती है? तो पूरी है, साथ में रेतीली मिट्टी भी है, इसमें जो तत्व पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। निम्न में से कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है? अब एक तो ये बताया कि राजस्थान को खनिजों का जायब घर कहते हैं। कौन सा है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे? देखो सोना तो हो नहीं सकता, लोहा भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में खूब लोहा निकलता है। अब्रक, अब्रक तो आंध्र प्रदेश और ये है अपने अब्रक नगरीय भीलवाड़ा। लेकिन तांबे खेतड़ी के अंदर होता है ना, भंडार बहुत बड़ा है, तांबे के मामले में राजस्थान टॉप पे है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट भी राजस्थान में होता है, सीसा, जस्ता, चांदी इसमें भी राजस्थान है, वोल्स्टोनाइट है, जस्ता है, जास्पर है, इसमें राजस्थान एक नंबर पे। मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये फेमस इतना प्रश्न है कि ये मांडो की पाल पेपर में आती है, मांडो की पाल डूंगरपुर में है। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्लोराइड नहीं है, ये फ्लोराइट है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, फ्लोराइट है, भी फ्लोराइट, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फ्लोराइट इसके लिए प्रसिद्ध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? तो हम जानते हैं ज्वाई बांध, जो पाली के अंदर ज्वाई नदी पर बना है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर बना हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बांकली बांध देखो जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, कौन सा? बांकली बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध बावड़ी स्थित है। अब दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है? दूध बावड़ी स्थित है, तो दूध बावड़ी कहाँ पे है? तो ये कल्चर के क्वेश्चन आगे कुछ। दूध बावड़ी आबू, माउंट आबू सिरोही में। दूध बावड़ी कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? अब बूंदी का नाम आया है, देवपुरा गांव है, वहां पे 1683 में छतरियों का निर्माण हुआ। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे? बूंदी में। जब आपसे पूछे 80 खंभों की छतरी अलवर में, 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, 16 खंभों की छतरी नागौर, 8 खंभों की छतरी खेजड़ बांध महाराणा प्रताप की बाडोली चाउंड के अंदर है, ठीक है। और कुत्ते की छतरी ये आपकी है रणथंभौर दुर्ग में। एक खंभा की छतरी ये आपकी है जोधपुर के अंदर। तो ये बहुत सारी छतरियां हैं। राजस्थान का एकमात्र काष्ठ का महल कहाँ बना हुआ है? इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं ना काष्ठ का रेन बसेरा। तो काष्ठ का रेन बसेरा ये पर्यटकों के लिए बड़ा ये पर्यटक स्थल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध है। ये झालावाड़ के अंदर, कहाँ पे? झालावाड़। राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? राजस्थान में गेटोर की जो छतरियां हैं किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? अब आपको इतना पता होना चाहिए गेटोर कहाँ पे है। अब गेटोर पता लगेगा तो अपने आप वंश पता लग जाएगा। तो गेटोर कछवा वंश की है, गेटोर जयपुर के अंदर। जैसे आड़ की छतरियां सिसोदिया वंश से संबंधित है, उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में, देवकुंड की छतरियां बीकानेर में, मंडोर की छतरियां जोधपुर में। ऐसे याद रखना। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण बसंती कह दो, अचलगढ़ कह दो, इसके अलावा आप कह दो कुंभलगढ़ कह दो, मचान दुर्ग कह दो, ये सारे दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा। क्योंकि वीर विनोद ग्रंथ जो श्यामल दास का है उन्होंने इसमें लिखा है कि राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा था, इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न और पेपर में आता है, लेकिन जो जीरो लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये बेस क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर के अंदर है 2.5 दिन का झोंपड़ा। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहलाती है और 16 खंभों पर है। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया? तो एक मोहम्मद गोरी का गुलाम और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक दिल्ली सुल्तान रहता है, गुलाम वंश का। इसने जो उससे पहले विग्रहराज चतुर्थ विशल देव थे, उन्होंने जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया उसे तोड़वाकर यह 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया, जो कितने खंभों पर है? 16 खंभों पर। इसका डिजाइन करता अबू बकर है। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? यह पेपर में आता है। विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि जो कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, और भगवान कुंभा विष्णु का उपासक था, इसलिए मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति थी। बहुत सारे विजय स्तंभ के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां भी थी, तो भगवान विष्णु को समर्पित है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कौन सी बोली बोली जाती है? तो डूंगरपुर जो बागड़ी बोली जाती है, भीलों की बोली, पीली बोली, बागड़ी बोली कही कहती है। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने कहा था, और हाल ही में बजट में घोषणा की है कि डूंगरपुर क्षेत्र में वागड़ सर्किट भी स्थापित किया जाएगा। सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? सोरठा, मांड राग, जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है? सोरठा होते हैं, छंद होते हैं, मांड राग होते हैं, ये मारवाड़ी, किसके? मारवाड़ी के होते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, इसलिए मारवाड़ी को मानक बोली भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचना किस भाषा में लिखी? संत दादू दयाल जी का नाम सुना है, जिन्होंने काव्या बेली, दादू दयाल रिवाणी, हरडे वाणी, अरबे वाणी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। इनकी साहित्यिक रचना ढूंढाड़ी भाषा में थी। जब इस ढूंढाड़ी भाषा में ब्रजभाषी मिल गई तो इसको सद्दूकड़ी भी कहा गया, और इनकी मुख्य पीठ नरेना जयपुर में। कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? एक पखवाड़े बाद बनाया जाता है होली। अब होली कब बनाई जाती है? होली बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब बनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है तो आप देखो कि 15 दिन बाद क्या बनाया जाता है। तो 15 दिन, लगभग 16 दिन ले लो। जैसे फाल्गुन पूर्णिमा है, यहां से ले लो पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद जो दिन आएंगे वो किसके आएंगे? चैत्र महीना लग जाएगा, चैत्र के पूरे 15 दिन आएंगे। चैत्र शुक्ल एकम दूज और तीज, यानी 15, 16, 17, 18, लगभग 18 दिन होते हैं। वैसे पखवाड़ा आ जाता है 15, 16 दिन आ जाते हैं कभी, क्योंकि गणगौर का पर्व चैत्र के शुक्ल एकम के बाद शुरू हो जाता है, तो गणगौर बनाई जाती है। लगभग पूछा जाता है पखवाड़े में, या ऑप्शन में आएगा तो 18 उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे पूछे 15, 16, 18, तो 18 दिन बाद आता है, क्योंकि चैत्र शुक्ल तीज को आती है। तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? वैसे जयपुर और उदयपुर में सवारियां निकाली जाती है चैत्र शुक्ल तीज को। सबसे राजस्थान में गीतों वाला त्योहार, सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं और महिलाएं घूमर नृत्य करती है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, वो सावन के महीने में निकाली जाती है। कौन से? सावन। तीज कौन सी छोटी तीज प्रसिद्ध है? देखो, एक राजस्थान में छोटी तीज, या जिसको कहते हैं सावणी तीज, सावन शुक्ल तीज को आती है, तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। एक आती है बड़ी तीज, जो भाद्रपद महीने में आती है, भाद्रपद कृष्ण तीज को, उसको बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कहते हैं, वो बूंदी की प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है? सबसे बड़ा साहित्यिक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? साहित्य का, जिसको हम कहते हैं साहित्य महोत्सव भी बनाया जाता है, वो जयपुर के अंदर बढ़ता है। कौन सा शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? अब दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पूरे भारत में तो मैसूर का प्रसिद्ध है, राजस्थान में अपने कोटा का प्रसिद्ध है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो कौन सी माता होती है? आयड़ माता जिसको कहते हैं, या आवड़ माता को कहा जाता है। कहाँ की है? जैसलमेर की। तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में है? तेजाजी धाम है सुरसुरा, सुरसुरा, जहां पे तेजाजी को नाग देवता ने डसने के बाद जहां जिनकी इनकी मृत्यु हुई थी तेजाजी की, वो अजमेर में है। एक स्थान आता है सेंद्रिया, सेंद्रिया पे नाग देवता ने डसा था, और सुरसुरा में तेजाजी की मृत्यु थी। अब मुझे कमेंट करके बताना तेजाजी की घोड़ी का नाम बताइए जिसने उनकी मृत्यु का समाचार इनकी पत्नी के पास पहुंचाया था, उस घोड़ी का नाम बताइए। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? जहार पीर, पीरों, जहार पीर, शत जहार पीर, सांपों के देवता जिन्हें कहा जाता है वो है गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी के द्वारा दी गई। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य और गीत गाया जाता है। केला देवी का मंदिर कालीसील नदी के किनारे 56 पर्वत त्रिकुट त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? देखो, कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। पहले शिल्पी थे नाथूजी राजसोनी। नाथूजी राजसोनी थेवा कला के प्रसिद्ध पहले कला। राजस्थान में मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में मथेरण कला पूछे, उस्ता कला कहते हैं, या मुनवती कला पूछे, बीकानेरी भुजिया पूछे, रसगुल्ले पूछे, ये सब कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर की। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख
पीठ कहाँ पे है? तो सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। अभी सलेमाबाद का नाम निम्बारक पंथ कर दिया है, यह भी ध्यान रखना, निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों को पूजा जाता है। संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है? देखो कला संस्कृति में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, चाहे आप रीट का एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, बीएसटीसी का, राजस्थान पुलिस, सबके कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बस आपको पूरा वीडियो देखना है निरंतर, क्योंकि निरंतर अगर आप देखोगे रोज 50 के 200 प्रश्न हो जाते हैं। रोज देखो इतने प्रश्न मिल रहे हैं रोज 9 बजे। संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो संत पीपा जी का जन्म स्थान गागरोन के अंदर है। गागरोन झालावाड़ में इनकी जो यानी जिसको छतरी कहते हैं, इनके एक मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, इनकी गुफा है रेड ये सॉरी टोडा भीम टोंक में, ठीक है। गागरोन खिंची चौहान थे, ये गागरोन के अंदर इनका। राजस्थान के किस संघ के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभों के नाम से जाने जाते हैं? तो 152 थे, उनमें से 52 शिष्य हैं उस स्तंभ कहलाते हैं। तो दादू दयाल जी के थे। दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय चलाया था, मुख्य पीठ नरेना थी इनकी। राजस्थान में उंद्रिया प्रथा किस में प्रचलित है? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। राजस्थान में उंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? तो ये भील जनजाति के अंदर है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? नाक में पहना जाने वाला आभूषण, देखो जेला नहीं पहना जाता, सांकली भी नहीं पहनी जाती, फुलरी भी नहीं पहनी जाती, चुन्नी होती है, चुन्नी, चुन्नी नाम की, वो नाक में, चुन्नी ओढ़ने वाले नहीं, चुन्नी। राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो मैं बार बार बता रहा हूं, कैसे कन्या, कैसे कोटा, याद रखना है। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? नांगल करते हैं, न्यांगल। और एक कई दिन पहले कॉमेडी भी आती थी, एक पंडित जी महाराज होते थे और एक आड़ू किसान होता था, उन दोनों के बीच एक न्यांगल की रस्म होती है, बड़ी शानदार, किसी ने सुनी होगी, वो देख लेना, कभी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, न्यांगल, बड़ी खतरनाक जबरदस्त न्यांगल होती है। पंडित जी महाराज, और वो पंडित जी महाराज कहते हैं कि आप जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलते रहो, और वो पीछे पीछे बोलता जाता है, और घमासान न्यांगल होती है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की को क्या कहते हैं? ओलंदी। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? देखो कुछ बहुत सारी चीजें अंग्रेज अच्छी भी छोड़ के गए थे। स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पहले क्या होता था, अगर महिला विधवा हो जाती थी तो उसकी शादी नहीं होती थी, उसको डायन कह के घर से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन डलहौजी के काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू हुआ, जिसके तहत विधवाओं, जो विधवा होती थी, उनका दोबारा पुनर्विवाह होता था। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं। ये 50% आपके डेली के आपको शाम को 9 बजे मिल रहे हैं। निरंतर अध्ययन करें। शाम को 7:30 पर आपको क्लास मिल रही है। और आज तो आपको राजस्थान में कौन क्या का वीडियो भी आपको 8:30 पे प्राप्त हो गया। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता को चुनें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।